जासूस ज्योति मल्होत्रा पहलगाम अटैक के ठीक पहले बायसरन पहुंची थी, जहां 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या जासूस ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के ऑर्डर पर पहलगाम रेकी करने गई थी? और अगर रेकी की तो पाकिस्तानी एजेंटों को क्या क्या बताया? जासूस ज्योति 2 महीने में 2 बार पाकिस्तान गई और पाकिस्तान से लौटने के ठीक बाद चीन पहुंच गई। क्या चीन से ज्योति की जासूसी का कोई कनेक्शन है? इस वक्त पुलिस की पूछताछ में ज्योति कई राज उगल रही है। मरियम नवाज से करतारपुर साहिब वाली मुलाकात, पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश वाली मीटिंग और लग्जरी लाइफ वाले वीडियो के पीछे का राज, जासूस ज्योति सब कुछ उगल रही है। जगह करतारपुर साहिब, पाकिस्तान, गद्दारी का चेहरा नंबर 1। जगह पाकिस्तान हाई कमीशन, दिल्ली, गद्दारी का चेहरा नंबर 2। जगह पटाया, थाईलैंड, गद्दारी का चेहरा नंबर 3। जगह चीन, गद्दारी का चेहरा नंबर 4। जगह बायसरन, पहलगाम, गद्दारी का चेहरा नंबर 5। हिसार के 55 गज के मकान में सीलन भरे कमरे से निकलकर देश की सबसे बड़ी गद्दार बन गई ज्योति मल्होत्रा का जासूसी नेटवर्क कहां कहां फैला है, इसकी डिटेल हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। जासूस ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान में हैंडलर कौन है? पहलगाम हमले के ठीक पहले ज्योति जासूस ने बायसरन के बारे में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को क्या क्या जानकारियां दी? पहलगाम के बारे में पाकिस्तान को जानकारी देने के बदले में ज्योति को कितने पैसे मिले? पाकिस्तान से लौटने के ठीक बाद ज्योति चीन क्यों गई? क्या चीन की खुफिया एजेंसियों को भी ज्योति ने हिंदुस्तान के संवेदनशील जगहों की जानकारी दी? इन सवालों का जवाब जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। यूट्यूबर ज्योति का चैनल ट्रैवल विद जो इसकी तस्दीक करता है कि 1.5 लाख महीना भी अगर ज्योति कमाती थी तो ये पैसा इसके लिए काफी नहीं कि 2 महीने के भीतर पाकिस्तान भी घूम आए और चीन भी चली जाए। क्रोनोलॉजी समझिए। 17 अप्रैल 2024 ज्योति 1 महीने के टूर पर पाकिस्तान गई थी। 15 मई तक वो पाकिस्तान में रही। करीब 25 दिन बाद ही 10 जून को चीन चली गई। 9 जुलाई तक वो चीन में रही। 10 जुलाई 2024 को नेपाल के काठमांडू पहुंच गई। ट्रैवल ब्लॉगर काम ही होता है शहर घूमे, देश घूमे, जानकारियां दे। लेकिन ज्योति सिर्फ शहर और देश ही नहीं घूम रही थी, देश से गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर ऐश कर रही थी। और ये ऐश जिसके पैसों पर कर रही थी वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भतीजी और पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज। वरना एक ट्रैवल यूट्यूबर मरियम नवाज शरीफ के इतने करीब कैसे पहुंची? पाकिस्तानी दूतावास में पाकिस्तान के नेशनल डे प्रोग्राम में भी गेस्ट बनकर गई ज्योति, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद अवांछित व्यक्ति घोषित किए पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश ने उसे रिसीव किया था। ज्योति के पिता कारपेंटर है। हिसार में पढ़ाई के बाद ज्योति सपनों के पंख पर उड़ान भरे दिल्ली पहुंची, लेकिन नौकरी मिली महज 20,000 रुपए में, और वो भी कोरोना में चली गई। ज्योति हिसार लौट गई। दिल्ली में रहकर वो खुद को स्टाइलिश बना चुकी थी, इसलिए उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसे इनके जरिए कमाई भी होने लगी। पाकिस्तान एक्सप्लोर करने के चक्कर में वो दिल्ली के पाकिस्तान एम्बेसी पहुंची और यहीं उसकी मुलाकात दानिश से हुई। दानिश की ज्योति की जिंदगी में एंट्री ने जासूसी का चैप्टर ओपन कर दिया। फिर तो ज्योति पर पैसों की बारिश होने लगी। लग्जरी लाइफ जीने के ज्योति के सपने साकार होने लगे। उससे पहले वो गई थी ब्लॉग वगैरह देखते थे उसके, लेकिन कांटेक्ट नहीं था इतना किसी के साथ, अपने काम से काम रखती थी। जो ब्लॉग्स है उससे टोटली अपोजिट थी, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे सिंपल आते थे, आके रहते थे, 1 दिन आते 2 दिन आते चले जाते थे। रेगुलर नहीं रहते थे, यहाँ पे बाहर नहीं घूमते थे, इतना अंदर ही रहते थे, अपने आते थे चले जाते थे। 2023 में ज्योति को पाकिस्तान का 10 दिन का वीजा मिला। दानिश ने उसे पाकिस्तान में अली आहवान से मिलने को कहा। अली आहवान ने उसके घूमने फिरने और रुकने का इंतजाम किया। अली ने उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से मिलवाया। अली ने उसकी मुलाकात शाकिर और राणा शहबाज से कराई। ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया। उसके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी का नंबर का शक ना हो, इसलिए उसे जट रंधावा के नाम से फीड कर लिया। पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से मिलने के बाद ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप, टेलीग्राम
और स्नैपचैट के ज़रिए वो अहम जानकारियां पाकिस्तान भेजने लगी। लेकिन ज्योति की हर एक्टिविटी पर सुरक्षा एजेंसियों की नज़र थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसके खिलाफ एक सबूत मिलने का इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही वो सबूत मिला उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योति अकेले है या वो 6 लोगों के नेटवर्क का हिस्सा है जिसका एक सिरा कैराना से जुड़ता है और इन सारे लोगों को दानिश ही हैंडल करता था। ज्योति मल्होत्रा अगर पहलगाम नरसंहार के ठीक पहले बायसरन पहुंचती है, सोनमर्ग जाती है जहां पहलगाम से पहले आतंकियों ने हमले की प्लानिंग की थी, गुलमर्ग जाती है जो पहलगाम से पहले टेरर के टारगेट पर होता है, तो वहां जाने का ज्योति का मकसद क्या था? ज्योति मल्होत्रा का क्या पहलगाम हमले से कोई कनेक्शन भी सामने आया है? इसकी जानकारी तो पूछताछ की डिटेल में ही मिल पाएगी। लेकिन ज्योति मल्होत्रा जासूसी केस में जो अब तक साबित हो चुका है वो ये कि ज्योति ने गद्दारी की, और इस गद्दारी का कारण सिर्फ लग्जरी लाइफ जीना नहीं हो सकता, बल्कि अपने वतन से नफरत इसके मूल में है। वरना अच्छी जिंदगी जीने के लिए गद्दार होने की जरूरत कहां होती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।